हेलो स्टूडेंट, सर्वज्ञ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लास 10th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है अभी, और आज हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है और आप इसको ध्यान से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9। आपने क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को स्टडी किया था, तो उसी के बेस पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम आज देखेंगे। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो मास होता है ना तो वो क्रिएट होता है ना ही वो डेस्ट्रॉयड होता है। तो इस इक्वेशन में मास पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पर ये समझाया गया है दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। अब आप पहले से ये जानते हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को बोले हम रिएक्टेंट, इसे आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो यहाँ पर आपको एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम दोनों में कंपेयर करें, यहाँ पर अगर ए का नंबर 1 है तो प्रोडक्ट में भी ए का नंबर 1 ही होगा। अगर रिएक्टेंट में बी का नंबर 1 है तो प्रोडक्ट में भी बी का नंबर 1 होगा। तो हमें दोनों ही एटम्स के या एलिमेंट्स के नंबर को सेम करना है। अब हम दोनों एटम या एलिमेंट के नंबर को सेम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एग्जांपल्स लेने होंगे, तो उसको आगे अभी देखते हैं। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन जब हमें बैलेंस करनी होगी तो हम दोनों साइड के एटम्स को, एलिमेंट्स को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो ही हमारी इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन कहलाएगी। अब देखिए एक और यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम, यानी जो भी एलिमेंट होगा उसके जितने भी एटम होंगे वो ऑलवेज सेम रहेंगे रिएक्शन होने के बाद। तो अगर आप रिएक्टेंट में देखेंगे तो भी नंबर ऑफ एटम्स इक्वल रहेंगे। अगर आप प्रोडक्ट में चेक करेंगे वहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम्स ऑलवेज सेम। हैंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया गया है। ये एग्जांपल देखिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपका जो ये तो रिएक्टेंट पार्ट हो गया, और जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो वो आपको क्या फॉर्म करती है प्रोडक्ट में, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। अब इसका केमिकल फॉर्म है नीचे, ये वर्ड इक्वेशन थी, आप इसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। वर्ड इक्वेशन के बाद अब इसका जो फॉर्मूला वाली इक्वेशन है वो देख लेते हैं। थोड़ा एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जिंक प्लस H2SO4 और ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर आपके पास जिंक था और ये सल्फ्यूरिक एसिड था। फिर सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक जब रिएक्शन कंप्लीट करते हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें ZnSO4 प्लस H2 ये प्रोडक्ट है, और ये इधर हमारा रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होते हैं, इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं, और प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक केमिकल इक्वेशन है। अब हम इसमें जो एलिमेंट गिवन है उन एलिमेंट्स को चेक करेंगे क्या वो दोनों साइड बैलेंस में है या नहीं। अगर वो बैलेंस में है तो हमारी जो
इक्वेशन है वो एक बैलेंस इक्वेशन है। चलिए चेक कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर एक टेबल गिवन है, आप इसको टेबल के फॉर्म में भी सोल्व कर सकते हैं और इसको डायरेक्टली सोल्व करना भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए एलिमेंट आपके कौन कौन से हैं। फर्स्ट एलिमेंट है जेडन यानी जिंक, फिर सेकंड एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है, फिर थर्ड एलिमेंट सल्फर है, फिर फोर्थ एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है। अब हम नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट वाले पार्ट में जेडन के कितने एलिमेंट हैं। अब देखो आप यहाँ पर जेडन 1 है तो जेडन के लिए 1 आ जाएगा। फिर हाइड्रोजन कितने, H2 लगा है, हाइड्रोजन में कितना लगा H2, तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट हैं तो ये 2 आ गया। देखिए फिर सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर लिखा हुआ है S, खाली S है तो वहाँ पर हम मानेंगे 1, S1, दैट मीन्स यहाँ पर रिएक्टेंट वाले पार्ट में सल्फर के 1 एलिमेंट हमारे पास हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन लिखा है O4, देखिए H2SO4 तो O के साथ 4 आ रहा है, दैट मीन्स O के यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, 4 हैं। तो ये हमारा हो गया रिएक्टेंट वाला पार्ट और इसमें हमने देख लिया है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट वाले पार्ट में। अब प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम चेक कर लेते हैं कि कितने कितने एलिमेंट हैं किसी के। अब जेडन को देखें पहले, यहाँ ZnSO4 में चेक करते हैं, ZnSO4 तो ZnSO4 में Zn 1 हो गया, देखिए फिर S 1 हो गया, फिर O 4 हो गया। अब हाइड्रोजन भी यहाँ बनी है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना हो गया 2। तो आप यहाँ पर चेक कर लेंगे, देख लीजिए टेबल के अंदर 1 किसका है, Zn का, 2 किसका है, हाइड्रोजन का, 1 किसका है, सल्फर का, और 4 किसका है, ऑक्सीजन का। अब आप मैच कर लेंगे दोनों साइड, तो दोनों साइड में आप देखें 1 1, दोनों में 1 1 है। Zn के दोनों साइड क्या हो गए, 1 हो गए, प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में भी। अब देखिए हाइड्रोजन का भी दोनों साइड में इक्वल आ रहा है। अब सल्फर देख लीजिए, सल्फर का भी दोनों साइड में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ऑक्सीजन का भी दोनों साइड में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो नंबर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये जो इक्वेशन गिवन की गई है ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के लिए हमें दोनों ही पार्ट में, रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उसमें नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना होता है। ठीक है, तो ये तो पहले से ही हमें गिवन की गई है कि ये एक बैलेंस इक्वेशन है। अब हम इसको सोल्व कैसे करें, आगे देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। कोई और एग्जाम्पल इसमें गिवन है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब इसमें जो NCERT बुक में आपको ये एक्सप्लेन किया गया है, डिटेल एक्सप्लेन किया गया है, स्टेप वाइज आपको ये एक्सप्लेन किया गया है। तो एग्जाम में आपको ये स्टेप वाइज रिटर्न नहीं करना है, ये आपको समझने के लिए स्टेप वाइज गिवन किया गया है। आपको डायरेक्टली एक इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन को आपको कहा जाएगी कि आप इसको बैलेंस कीजिए। तो आप इसको डायरेक्ट भी बैलेंस कर सकते हैं, ये टेबल फॉर्म ना बनाकर आप इसको डायरेक्टली भी बैलेंस कर सकते हैं। वो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सपोज दैट आपकी जो इक्वेशन है यहाँ पर उसको ही ले लेते हैं। आपकी इक्वेशन है Fe प्लस H2O। रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है, Fe3O4 प्लस H2, ये आपकी रिएक्शन है। अब यहाँ पर हम अगर रिएक्टेंट पार्ट में चेक करें, Fe यानी आयरन के कितने पार्ट इधर है, हमने देखा 1 पार्ट है। अब हम चलते हैं Fe को चेक करते हैं किस में, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में हमने देखा ये 3 पार्ट है, Fe के उधर कितने पार्ट हो गए हैं, 3 पार्ट। अब आप रिएक्टेंट में देख रहे हैं 1 पार्ट,
और FE में देख रहे हैं 3 पार्ट। तो यहाँ पर तो थोड़ा सा पंगा नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है, क्योंकि हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पर अगर 3 हैं तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, 3 ही करना होगा भाई। रिएक्टेंट में भी क्या करना होगा, 3 करना है। अगर हमें प्रोडक्ट में कोई चीज़ 3 नंबर मिल रहे हैं उसके, तो हमें उसको रिएक्टेंट में भी क्या करना होगा, 3 करना होगा। तो 1 का 3 करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। ऐड ना करेंगे तो आप करेंगे क्या, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके देखो बैलेंस हो जाएंगे। इधर आपका आ जाएगा 3FE और इधर भी कितने हैं प्रोडक्ट वाले पार्ट में, यहाँ पर भी चेक कर लीजिए FE के 3 बैलेंस हो चुके हैं। तो आपने यहाँ पर एक एक एटम को लेना है और उसको क्या करते जाना है, बैलेंस करते जाना है। आप एटम के एलिमेंट के हैं, ठीक है, तो एलिमेंट को आपको लेना है और उसके नंबर ऑफ एटम को आपको करते जाना है बैलेंस। तो यहाँ पर FE के कितने एटम थे, 1, और यहाँ पर FE के कितने एटम थे, 3। तो आपने देखो 1 का 3 बना के इसको कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं हम हाइड्रोजन पर। अब यहाँ पर हम अगर देखें हाइड्रोजन के कितने हैं भाई, 2 हैं। और यहाँ पर प्रोडक्ट में चेक करें, यहाँ पर भी कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन हमें बैलेंस नज़र आ रहा है। चलो इसको अभी हम छोड़ के चलते हैं क्योंकि ये बैलेंस हो गया है, ठीक है, अभी ये बैलेंस नज़र आ रहा है। अब हम इसमें ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन को अगर हम देखें, यहाँ 1 है, ऑक्सीजन का कितना है, 1, और इधर ऑक्सीजन का कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन में अगर रिएक्टेंट की बात करें तो कमी है, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन में आप देख रहे हैं तो ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। तो आप अब ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो ऑक्सीजन को जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपका नंबर 4 है और यहाँ पर नंबर 1 है। तो 1 का 4 कैसे होगा, मल्टीप्लाई से होगा। तो आप यहाँ पर पूरे ही पार्ट को जो जिसमें भी ऑक्सीजन आपको नज़र आ रही है, देखो ऑक्सीजन कहाँ नज़र आ रही है, रिएक्टेंट में H2O में नज़र आ रही है। तो आप इसके पूरे पार्ट को ही 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखो यहाँ पर आपका जो रिएक्टेंट है वो भी ऑक्सीजन को बैलेंस कर जाएगा। देखें यहाँ पर 4 1 जा 4, यानी कि 4 1 जा 4, यहाँ से देख लीजिए 4 1 जा 4। अब ऑक्सीजन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब आपके पास एक और समस्या खड़ी हो गई यहाँ पर। अब आपको देखना होगा हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन को आप ऐसे देख लीजिए, हाइड्रोजन में लगाया 4H2 हो गया अभी, यानी 4H2 हो गया। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुकी है, दोनों तरफ बैलेंस हो चुकी है, चेक कर लिया हमने। अब हाइड्रोजन को चेक करिए दोबारा से, क्योंकि हमने इसको पहले ऐसे ही छोड़ दिया था। अब आप देखेंगे हाइड्रोजन के कितने यहाँ पर एटम हो चुके हैं। तो हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर 8 हो चुके हैं। देखो 4 2 जा 8, यानी कि ये 4 है और ये यहाँ पर 2 है। 4 2 जा 8, ये आपको पता ही है भैया कि 4 2 जा 8 ही होता है ना, सबको पता होगा। तो 8 हमें यहाँ पर बैलेंस करने हैं हाइड्रोजन के। अब यहाँ पर देखो 4H2 है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो हाइड्रोजन आपको गिवन है यहाँ पर प्रोडक्ट में, तो इसके साथ भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगी, 4H2। अब जगह थोड़ी कम पड़ रही है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ 4H2। तो ये आपका, अब स्क्रीन पे पेन सही से नहीं चल पा रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें एक एक एलिमेंट के एटम्स को क्या करना पड़ रहा है, इक्वल करना पड़ रहा है। तो ये हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो रही है। तो यहाँ पर जो NCERT में स्टेप वाइज मेथड गिवन है, मैं उसको फॉलो ना करके आपको अपने तरीके से समझा रहा हूँ। आगे मैं 1 2 एग्जांपल और लूँगा। अभी चलते हैं, अब मैं NCERT बुक में जो क्वेश्चन गिवन है उसी को सोल्व करता हूँ, ठीक है। तो बाकी आप समझ लेंगे, फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं इसे स्टेप वाइज समझाऊँगा। तो आप